जानवी के अपने ऑफिस के बात बताए जाने पर जहां आशिमा उसकी बात पर हंसी जा रही थी, वहीं केडी भी एक नज़र अपनी बेटी को देखता है और फिर मुस्कुराते हुए खाना खाने लगता है, पर अधीरा के भाव कुछ बदले हुए थे। तभी आशिमा हंसते हुए बोलती हैं, वाह तुमने अच्छा खासा उसे मजा चखाया। अब लगी ना तुम मेरी ननंद हो। ये सुनते ही कीर्ति बोलती है, और आपको पता है कि मैं और आदित्य भाई, ये कहते कहते वह रुक जाती है और अपनी दांतों तले जीभ दबा लेती है। वही अधीरा जो कब से जानवी को ही देख रहा था, वह उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारे और आदित्य के बीच क्या? ये सुनते ही जानवी खुद ही मन में बोलती है, जानवी लोग सच्ची कहते हैं तू बहुत बड़ी बड़बोली है। तुम भूल गई कि तेरे और आदित्य भाई के बीच ये सब सीक्रेट है और यह किसी को नहीं बताना। किसी को मतलब किसी को नहीं। ये सोचते हुए ही वह अपने ही मन में बोली, वह कौन सी बातें बोलूं जिससे किसी को शक ना हो। तभी वह फिर से अधीरा की आवाज आती है तो वह बोलती है, भाई उन्होंने कहा कि मेरा काम बहुत अच्छा है और वह मुझे किसी के अंडर में रखेंगे और मुझे प्रैक्टिस करवाएंगे। और उन्होंने मेरी सारी डिजाइन्स को भी पसंद किया। ये सब बोलते हुए वह अधीरा को ही अपनी आंखें झपकाते हुए देख रही थी ताकि अधीरा उसकी बातों पर यकीन कर ले। वही अधीरा को ऐसे देख आशिमा उसके हाथ पर चिकोटी काटते हुए बोलती है, क्या घूर रहे हो, डराओगे बच्ची को? ये सुनते ही अधीरा आशिमा को देखता है और खाना खाते हुए बोलता है, लगता है तुम्हारा दिमाग और जुबान और हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ये सुन आशिमा उसे नजरअंदाज करते हुए बोली, वह अपना खाना खाने लगती है। जो अधीर को रास नहीं आता वह उसे सबक सिखाने का सोच और कुछ सोचते हुए तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ देर में सभी खाना खा लेते हैं। तभी केडी जानवी से बोलता है, बेटा नया सेशन में एडमिशन होने वाला है, तुम जाकर अपनी एडमिशन कंप्लीट कर लेना। ये सुन जानवी हाँ में सिर हिलाती है। तभी जानवी खाना खा ही रही थी, तभी उन्हें आशिमा की चिल्लाने की आवाज आती है। ये देख के डी पीछे देखता है और खुद से ही बोलता है, बेशर्म लड़का, न जाने किस पर यह पड़ा है। ये बोल अपने कमरे में चला जाता है। अधीरा आशिमा जो खाना खा चुकी थी उससे बदला लेने के लिए वो उसे सभी के सामने उठाकर कमरे में ले जाता है। वही जानवी अपने गाल पर हाथ रख उन दोनों को जाते हुए देख मन ही मन बोलती है, ओ हाउ रोमांटिक। काश मुझे भी मेरा कोई ऐसा ही प्रिंस चार्मिंग मिले, ये सब बोलती हुई और खुद में ही शर्माए जा रही थी। वही अधीरा असीमा को बिस्तर पर छोड़ता है तो असीमा भागने को होती है। अधीरा उसके ऊपर आते हुए उसके हाथों को पकड़ बोलता है, तो क्या बोल रही थी तुम, कुछ ज्यादा ही तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा? ये सुनते ही आशिमा हंसते हुए बोलती है, आप मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, भूलिए मत, आप बेबी को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। ये सुन अधीरा बोलता है, मुझे पता है कि मुझे बच्चे को चोट पहुंचाए बिना तुम्हें कैसे सबक सिखाना है। ये बोल और झुककर आशिमा के गर्दन पर अपने होंठ रख जोर से बाइट कर देता है। आशिमा की चीख निकल जाती है, पर अधीरा नहीं रुकता और वो उसे वैसे ही पकड़े हुए कई जगह बाइट करता है तो आशिमा अपना सर इधर उधर करने लगती है। तभी अधीरा उसे देखते हुए बोला, आइंदा से मुझसे पंगा मत लेना। ये सुन आशिमा उसे घूरती है तो अधीरा झुककर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है तो आशिमा अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सुधा अपनी घड़ी में टाइम देखती है तो रात के 8:30 बज चुके थे। ये देख वह एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है, लगता है आज भी यही रुकना पड़ेगा। दरअसल इन कुछ दिनों में सुधा को ज्यादा ड्यूटी होने की वजह से उसे अस्पताल में ही रुकना पड़ता था। इस वजह से उसके और सौरभ के बीच में लड़ाइयां भी हो जाती थी, क्योंकि सौरभ उसे हर बात ताना देता था कि वो उसके साथ नहीं रहती है।
पर सुधा भी चिढ़ जाती थी क्योंकि एक तो इतनी ओवर ड्यूटी जो उसकी मजबूरी के साथ साथ जरूरत भी थी, क्योंकि वह कभी भी अपने पेशेंट को इग्नोर नहीं कर सकती थी। और फिर से सौरभ की बच्चों जैसी जिद और घर जाते ही तरह तरह के काम करवाना वह और भी ज्यादा थक जाती थी। आज उसने सोचा था वह जल्दी जाएगी पर आज भी लेट हो गया। ये देख वह सौरभ को फोन करने का सोचती है और वह फोन करती है पर फोन नहीं उठाता। ये देख वह बोलती है, लगता है नाराज हो गया क्या। फिर मन ही मन सोचती है कल कुछ ऐसा करूंगी जिससे वह मान जाए। ये बोल मुस्कुरा देती है और अपने हाथ में अपना जैकेट पकड़ अपने रूम की तरफ जाने लगती है जो उसका वहां पर स्पेशली था। तभी उसे एक जगह पर काफी नर्स और वार्ड बॉय की भीड़ नजर आती है। ये देख वह सोचती है इतनी रात को यहाँ पर भीड़, क्या कोई इमरजेंसी है। ये सोचते ही वह उस तरफ बढ़ जाती है। तभी उसके कानों में किसी की शायराना सी आवाज आती है। वह जाकर देखती हैं सामने एक शख्स एक नर्स का हाथ पकड़े चेयर पर बैठ बड़े ही शायराना तरीके से बोलता है, मैं एक हाथ से भी दुनिया से लड़ सकता हूँ, पर एक शर्त है, दूसरे हाथ में तेरा हाथ होना चाहिए। एक तू ही तो है मेरी जान जिसे मैं अपने दिल की हर बात बता सकता हूँ। इतनी मोहब्बत हो गई है तेरे नाम से भी, अगर गुस्से में भी तेरा नाम सुने तो मुस्कुरा देते हैं हम। कितनी मोहब्बत है ये कभी नहीं जताएंगे, परछाई की तरह साथ है हमेशा इसलिए कभी अलग नहीं हो पाएंगे। तुझे कितना चाहते हैं हम ये कभी कह नहीं पाते, पर यह भी सच है कि हम तेरे बिन रह नहीं पाते। ये बोल वह शख्स जो कोई और नहीं सौरभ था वह अपनी सर को बड़ी अदा से झुकाता है जिससे सभी तालियां बजाने लगते हैं। तभी एक लड़की जिसका वह हाथ पकड़ा था वह शर्माते हुए बोलती है, सर प्लीज क्या एक और सुनाएंगे। ये सुनते ही पीछे से सुधा जो ये सब देखकर गुस्से में तिलमिला जाती है वो थोड़ी तेज आवाज में बोलती है, क्या हो रहा है यहाँ। पर यह सुनते ही सभी नर्स वार्ड बॉय खड़ा हो जाते हैं और पीछे देखते हैं तो वहां पर सुधा खड़ी थी। सौरभ जब सुधा को देखता है और सुधा की नजरों को जो अभी भी उस लड़की का हाथ पकड़ा था तो वह झटके में छोड़ देता है और हकलाते हुए खड़ा हो जाता है। तभी सुधा वहां पर आते हुए बोलती है, लगता है आप सभी को छुट्टी पसंद नहीं आ रही है इसलिए तो यहाँ पर खड़े होकर आराम करने की बजाय यहाँ पर शायरियाँ हो रही है, तो क्यों ना आप सभी जाकर बच्चों के वार्ड में अपनी ड्यूटी करें। ये सुनते ही सभी का मुंह उतर जाता है और रिक्वेस्टिंग टोन में बोलते हैं, मैम आई एम सॉरी हम जा रहे हैं। तभी एक लड़की इतराते हुए बोलती है, वह क्या है ना इतने हैंडसम सर हमें इतनी अच्छी अच्छी शायरी सुना रहे थे कि हमारे सर से तो सारी थक ही उतर गई। ये सुनते ही सुधा घूरती है तो वह हकलाते हुए बोलती है, सॉरी मैमा। तभी सुधा सभी को जाने को बोलती है तो सभी वहां से चले जाते हैं। तभी वही लड़की जिसका हाथ सौरभ पकड़ा था वह बड़े ही अदा से बोलती है, सर हम दोबारा मिलेंगे, कहिए तो आपका कांटेक्ट नंबर। ये सुन सौरभ मुस्कुराते हुए बोलता है, जी जी साहिबा जरूर। यह बोल वह 983 बोलते बोलते ही उसकी जुबान पर लगाम लग जाता है क्योंकि सुधा उसे दांत पीसते हुए देख रही थी। उसकी नजरों को देख वह लड़की भी वहां से चली जाती है। तभी सुधा वहां पर आते हुए बोलती है, तो इस वजह से मेरा फोन नहीं उठा। यहाँ पर आप अपनी गोपियों के साथ रासलीला बचाए हुए हैं। ये सुनते ही सौरभ जो खुद के डर को कंट्रोल कर रहा था फिर करते हुए बोलता है, अब क्या ही करूं मैडम, मेरी बीवी तो मुझे भाव देती ही नहीं तो मैं बाहर ही। वह इतना ही कहता है कि सुधा उसका हाथ पकड़ते हुए वह वहां से खींचते हुए उसे बाहर लेकर चली जाती है। सौरभ के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह कार में जाकर सीट पर बैठ जाती है तो सौरभ भी बिना कुछ कहे जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी आगे भगा देता है।
कुछ ही दूर चलने पर वह एक जगह पर गाड़ी रोकता है। ये देख वह घबराते हुए बोलती है, गाड़ी क्यों रोका? ये सुनते ही सौरभ बोलता है, सोच रहा हूँ घर जाने में 1 घंटा टाइम लगाने के बजाय क्यों ना हम अपना टाइम पास इस एडवेंचर वाले जगह पर करें। सुनसान जगह, घना एरिया, जहाँ कोई आता जाता ना हो, हाँ पर कभी भी कोई शेर या बाघ आ सकता है। सौरभ यह बातें कुछ इस तरह से एक्टिंग करके करता है कि सुधा डर से कांप जाती है। ये देख सौरभ उसे अपने पास खींच लेता है और बोलता है, जब मैं साथ हूं तो फिर डरने की क्या बात। ये सुन सुधा कुछ बोलती की है, तभी सौरभ अपने सीट को अच्छे से एडजस्ट करता है और उसके हाथ से उसका कोट लेकर और उसका गले में लटकता हुआ उसका आई कार्ड हटाकर उसे एक सीट पर रख उसे अपने पास खींच लेता है। ये देश सुधा चिढ़ते हुए बोलती है, सौरभ ये कार है। ये सुनते ही सौरभ बोलता है, तो क्या हुआ, कार भी चलता फिरता घर होता है। ये बोल वो उसे वही सीट पर लिटाकर बिना कोई वक्त गवाए उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। सुधा नहीं कोई ऑब्जेक्शन दिखाती है नहीं कुछ, आखिर वह भी सौरभ के इन प्यार भरे लम्हों के लिए तरसती थी, भले ही जगह कोई भी हो पर सौरभ उसके साथ था, उसके लिए यही सबसे बड़ी बात थी। वह भी अपने हाथों को उसके गर्दन में लपेट देती है। एक लॉन्ग किस के बाद सौरभ अपने शर्ट को उतार वहीं पर गिरा उसे फिर से अपने प्यार के रंग में रंगने लगता है। वही सुधा अपनी आंखें बंद कर बस उसे महसूस कर रही थी। दोनों ही कुछ देर में अपने प्यार की दुनिया में गुम हो चले। वहीं दूसरी तरफ राजवंश हाउस में आदित्य जब अपने कमरे में स्टडी रूम के बाद आता है तो वहां पर आन्या को देखता है जो अपनी सारी कॉपी फैलाकर बैठी थी और उसी के साथ कीर्ति भी थी। दरअसल वीर और आदित्य हमेशा अपने आदत के अनुसार दोनों ही स्टडी रूम में थे और वही आन्या और कीर्ति एक साथ बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। आन्या वाले एग्जाम का उनके ऊपर प्रेशर हो गया था। वहीं आन्या से कीर्ति कुछ सवाल कर रही थी जो आन्या को खुद उसे नहीं आ रही थी। ये देख कीर्ति जो ये कब से देख रही थी वह चिढ़ते हुए बोलती है, दी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ा है जो आपको ये सब आ ही नहीं रहा है। आप पास कैसे हो जाती है। क्या सुनते ही आन्या उसे घूरते हुए, क्या तुम मेरी पढ़ाई पर सवाल उठा रही है? तुझे क्या लगता है कि मैं गधी हूँ? ये सुनते ही कीर्ति बोलती है, दिखती नहीं है तो ये सब मुझे दिख रहा है, आप मेरी एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है। ये सुन आन्या बोलती है, हाँ तो मेरा इतना दिन से रिवीजन छूटा है, मैं रिवीजन करके तुझे बता दूंगी। ये सुन कीर्ति उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है, दी आप यह एक्सेप्ट कर लो ना कि आपको सच में नहीं आ रही, आप बहुत मुश्किल से प्रिया दीदी के पढ़ाने पर ही पढ़ती हो और उनकी बताने पर आप फर्स्ट सेमेस्टर पास हुई हो और पीयूष भाई के वजह से जो क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं और इत्तेफाकन से वह आ जाता है। ये सुनते ही आन्या गुस्से में वही रखी पिलो को खींच करके उसके सिर पर मारते हुए बोलती है, तुझे शर्म नहीं आती अपनी बहन की मजाक उड़ाते हुए। उसके ऐसा करते ही कीर्ति अपने सर को सहलाते हुए वह भी एक तकिया लेकर आन्या के पीठ पर मारती है। फिर क्या था, दोनों ही एक दूसरे से बच्चों की तरह झगड़ने लगते हैं। तभी वीर भी जो कीर्ति को खोजते हुए अब तक वहां आ चुका था। वह आदित्य को डोर पर ही खड़ा हो ये सब देखते देख वह भी देखने लगता है। वही प्रिया जिसके हाथ में दूध था और वह सभी को देते हुए आ रही थी। वह बोलती है, क्या आप दोनों साइड हटेंगे? ये सुनते ही दोनों ही हट जाते हैं। तो प्रिया वहां पर आते हुए बोलती है, क्यों तुम लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही हो? ये सुनते ही कीर्ति रुकते हुए बोलती है, दी एक सवाल नहीं बता पा रही है और मुझे बहाना बना रही हैं। ये सुनते ही आन्या बोलती है, प्रिया तू बता इसे। इसे लगता है कि मैं तेरी वजह से पास होती हूँ।
ये सुनते प्रिया उसे आंखें छोटी कर देखती है तो आन्या उसे रिक्वेस्टिंग टोन में आंखों से इशारा करती है, जैसे कह रही हो मेरी इज्जत बचा ले। ये सुनते ही प्रिया कुछ कहती तभी पीछे से आदित्य की आवाज आती है, अपने अपने कमरे में जाओ। ये सुनते ही सभी सामने देखते हैं तो वहां पर आदित्य और वीर खड़ा था। वही कीर्ति अपनी बुक को समेटते हुए बोलती है, जीजू जरा आप अपनी वाइफ को थोड़ा ज्ञान दे दीजिए, एक नंबर की गधी है। ये सुनते ही आन्या फिर से खींच कर पीलो मारती है, पर तब तक कीर्ति वहां से भाग जाती है। ये देख वीर वहां से चला जाता है। प्रिया भी उसे दूध देते हुए बोलती है, लीजिए जेठानी साहिबा पी लीजिए और मैं भी जा रही हूँ सोने। ये बोल आदित्य को देख मुस्कुराहट के साथ बोलती है, गुड नाइट भाई। ये सुनते ही आदित्य उसके सर थपथपाते हुए बोला, गुड नाइट। ये सुन प्रिया चली जाती है। वही आदित्य अपने शर्ट की हाथ की स्लीव को ऊपर करते हुए उसके पास आता है और बिस्तर पर बैठ जाता है। ये देख आन्या बड़ी ही मासूमियत से बोलती है, मैं सच में पढ़ने में तेज हूँ, आप उस किट्टू की बातों में मत आइएगा। वो मुझसे जलती हैं। वो क्या है, मेरा उससे बहुत अच्छा नंबर आता है इसलिए यह अपनी बहन से जेलस होती है। तभी आदित्य बिस्तर पर बैठ अपने ऊपर कंबल डाल आन्या को खींचकर अपने पास बैठा लेता है और उसकी एक बुक को खोलते हुए देख बोलता है, मैं तुम्हारी भी इंफॉर्मेशन देखा हूँ और तुम्हारी किट्टू की भी। कितना अच्छा नंबर लाई हो मुझे सब पता है। तुम बचपन से कैसी थी पढ़ने में ये भी पता है। तो तुम मुझसे होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो। ये सुनते ही आदित्य की आंखें उसी पर जम जाती है और वो बोलता है, एक बात बताओ, तुम खुद डॉक्टरी पढ़ना चाहती थी या फिर तुम ऐसे ही पढ़ रही हो? ये सुन आन्या अपने हाथों को मसलने लगती है। देख आदित्य बोलता है, अच्छा तो पूछ सकता हूँ कि तुमने ये पढ़ाई क्यों की? आन्या आदित्य को देखते हुए फिर शर्म से आंखें नीचे कर बोलती है, वह मैं माँ जैसा बनना चाहती थी। ये सुनकर आदित्य बोलता है, पर तुम उनके जैसे कभी नहीं बन सकती क्योंकि सुधा माँ एक बेस्ट डॉक्टर है। पर जब तुमने अपना इस सब्जेक्ट में कदम रख ही दिया है तो थोड़ा मन से पढ़ा करो। ये कह वो उसकी बुक को लेकर पढ़ाने लगता है। ये देख आन्या आंखें छोटी कर बोलती है, आप मुझे पढ़ा रहे हैं क्या, आपको पता है? ये सुनते ही आदित्य उससे कुछ क्वेश्चन करता है तो आन्या चुप हो जाती है। लगभग कई क्वेश्चन के बाद भी आन्या जब कोई जवाब नहीं देती या कोई जवाब देने पर वो टूटा फूटा ही देती है, ये देख आदित्य गहरी सांस लेता है और एक बुक उठा आन्या को खींच अपनी गोद में बैठाकर उसे कुछ मेन पॉइंट को क्लियर करने लगता है। ये देख आन्या हैरान थी, पर आदित्य ने उसे हैरान होने का मौका नहीं दिया और उसे पढ़ाने लगा। आदित्य का पढ़ाना ऐसा था कि आन्या को भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो बहुत अच्छे से हर सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा था। मन में तो बहुत सारे सवाल थे कि आखिर आदित्य कैसे इतनी नॉलेज रखता है, पर अभी के लिए चुप रहना ही बेहतर समझता है। वही दूसरी तरफ जब प्रिया अपने कमरे में जाती है तो कमरा खाली देख देख गहरी सांस ले और जाकर बालकनी में एक शॉल लपेटे हुए वहां खड़ी हो जाती है और सामने दिख रहे चांद को देखने लगती है और फिर उसकी आंखों में नमी सी आ जाती है। देखते ही देखते नमी उसके आंखों में आंसुओं की धार बन जाती है। वो खुद को ही उसे छोटे से शॉल में लपेटकर वही रखे सोफे पर धम्म से बैठ जाती है और फफक कर रो पड़ती है। वो खुद को शॉल में लपेट न जाने कब तक रोती रहती है। रोते हुए ही एक ही बात बोलती है, मैं सच में अकेली हूँ अर्जुन। सारे परिवार के रहने के बाद भी मैं बिल्कुल अकेली हूँ तुम्हारे बिना। शायद मैं तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती हूँ। काश मेरी शादी नहीं हुई होती तो तुम हमेशा की तरह मेरे पास आते। ये बोल उसके आंखों में आंसू फिर से गिर जाते हैं और वही खुद को समेटे सोफे पर ही लेट जाती है।
हमेशा की तरह अर्जुन आज भी नहीं था, उसकी कमी उसे बहुत तकलीफ दे रही थी। वहीं दूर कहीं एक सुनसान जगह पर अर्जुन अपने मोबाइल में प्रिया को ही देखे जा रहा था, जो शायद उसके मोबाइल में सीसीटीवी फुटेज था। वह प्रिया को रोते हुए देख रहा था, उसकी आंखें इसमें सर्द थी। वो उसे देखते हुए ही धीरे से मोबाइल को चूम लेता है और बोलता है, परिवार पर इतनी बड़ी खतरा है जिसे मैं चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकता प्रिया। बहुत जल्द सब ठीक होगा, तुम्हें फिर कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। ये बोलते हुए वह भी सामने बैठे उस चांद को देखने लगता है। तभी उसके फोन पर रिंग होता है। वो फोन किसी और का नहीं, अधीरा का होता है, जो बालकनी में खड़ा उसे ही किया था। अर्जुन फोन रिसीव करता है तो अधीरा बोलता है, क्या हुआ, कुछ पता चला? ये सुनते ही अर्जुन बोलता है, बहुत जल्द मैं उस तक पहुंचने वाला हूँ। तुम आदित्य को इन्फॉर्म कर दो। ये बोलते हुए फोन कट कर देता है। वही अधीरा आदित्य को कुछ मैसेज करता है। आदित्य जो आन्या को पढ़ा रहा था, पर आन्या तो कब का उसके सीने पर कर रख सो चुकी थी। वह आन्या को एक तक देख रहा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वह मैसेज उठाकर जैसे ही पढ़ता है, उसकी आंखें सर्द सी हो जाती है। अगला दिन कॉलेज में सभी इस समय अपने प्रोफेसर से अपनी क्लासेस ले रहे थे। तभी उनके प्रोफेसर अपने चैप्टर को एंड करते हुए बोलते हैं, तो आज की थ्योरी यहीं तक। बाकी आप सभी की प्रैक्टिकल के लिए आपकी टीचर जो आने वाली है, या फिर यूं कहाँ जाएगा, आ चुकी है, आप सभी उनसे मिल जरूर लीजिएगा। वह क्या है कि आप सभी को कुछ ऐसे प्रैक्टिकल होते हैं जो लेडीज ज्यादा अच्छे से समझा सकती हैं। कुछ बातें समझा कुछ देर बाद उनके प्रोफेसर चले जाते हैं। तभी आन्या अपने क्लास से बाहर निकलते हुए बोलती है, कितनी बकवास थ्योरी थी। ये सुन प्रिया उसे घूरते हुए बोली, बोरिंग लोगों को क्लासेस बोरिंग ही लगती है, कितना अच्छा पढ़ाते हैं। ये सुन आन्या मुंह बनाते हुए बोली, तो मुझे तो प्रैक्टिकल करना ज्यादा पसंद है और मेरा उसमें मन भी लगता है। कौन जाएगा थ्योरी पढ़ने? प्रिया उसे देख बोलती हैं, प्रैक्टिकल के लिए भी थ्योरी का ज्ञान होनी चाहिए मैडम। ये बोल दोनों ही जाते हैं। तभी उसे वहां पर पीयूष दिखता है। पीयूष को ऐसे देख प्रिया पूछती है, क्या बात है ब्रो, क्यों एकदम बेरोजगारों के जैसे घूम रहे हो? पीयूष मायूसी से बोलता है, यार तुम्हारी भाभी बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई है। ये सुनते ही प्रिया उसको चिढ़ाते हुए बोला, तो आपको भाभी जी की नज़र की तलब लग रही है, तो मैं आपको बता दूं कि भाभी अभी एक प्रोफेसर के साथ गई है। ये सुनते ही उसकी आंखें छोटी कर बोला, कौन से प्रोफेसर? प्रिया बोलती है, सुनील सर। ये सुनते ही पीयूष वहां से चला जाता है जहां प्रिया बताई थी। प्रिया खुश होते हुए बोली, अब मजा आएगा। ये सुन आन्या बोलती है, क्यों? तभी प्रिया बोलती है, तुझे पता नहीं है, ये सुनील सर एक नंबर के फ्लर्टी इंसान है, और जहां तक मैं जानती हूँ वह सनाया से जरूर फ्लर्ट कर रहे होंगे। और यदि ऐसा कुछ होगा तो जरूर पीयूष उन्हें मजा चखाएगा। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि प्रिया बोल रही थी, कुछ वैसा ही हाल था सनाया का, जिसको प्रिंसिपल सर ने सुनील सर के साथ आने वाले समय में प्रोग्राम के डिस्कस करने को बोला था, क्योंकि इस एग्जाम के बाद कुछ समय बाद नया सेशन शुरू होने वाला था और उसके साथ होने वाले फंक्शन सुनील सर भी म्यूजिक टीचर थे। वही सनाया उनके कब से बातों से पक चुकी थी, जो काम की कम और अपनी तारीफों के पुल ज्यादा बांध रहे थे। वही पीयूष जब पीछे से आता है तो सुनील सर को सनाया का बार बार हाथ पकड़ना, जिस समय बार बार हाथ खींचती तो वह उसे अपनी शायरी बताते हुए खुश होते हैं, तो कुछ गानों के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये देखकर उसकी आईब्रो कस जाती है और वह बिना थोड़ी सी देर लगाए उन दोनों के सामने आ टपकता है। ये देश सुनील सर और सनाया के कदम रुक जाते हैं।
तभी पीयूष आईब्रोज उचकाते हुए बोला, सनाया मैम मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनते ही सनाया कुछ कहती तभी सुनील पीयूष के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, और पीयूष सर कैसा हाल चाल है, अब तो आपका यहाँ पर लास्ट समय हो रहा है तो कैसी चल रही है आपकी यहाँ से जाने की तैयारी। दरअसल बहुत से मामले में पीयूष ने उनके मामले में टांग लड़ाई थी, जो सुरेश सर के चेहरे की खुशी बता रही थी कि वो पीयूष के जाने पर बड़े ही खुश थे। ये सुनते ही पीयूष बोलता है, सर सब कुछ अच्छा है पर सोच रहा हूँ यहाँ से जाते जाते क्यों ना आपको भी यहाँ से लेकर चलूं। चलो अब आप भी जरा प्रोग्रेस करिए, क्या ही एक कॉलेज में बैठे बैठे पड़े हैं। ये सुनते ही सुनील सर उन्हें घूरते हुए बोलते तभी वह सनाया की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मैम हमारा डिस्कशन करना बहुत जरूरी है तो क्यों ना पहले हम बात कर लेते हैं फिर आप इनकी बात सुन। ये सुन सनाया कुछ जवाब देती तभी पीयूष सनाया का हाथ पकड़कर उसे खुद के करीब खींच लेता है। ये देख तो सनाया मुंह फाड़े उसे देखने लगती है, उसकी बेशर्मी देखने लगती है। सुनील यह क्या बदतमीजी है, कोई ऐसे टीचर को पकड़ता है। ये सुनते ही पीयूष सनाया को कमर से पकड़ खुद के करीब खींच लेता है और उसे पास जकड़ बोलता है, सुनील सर अभी कल ही मेरे पास कुछ ऐसी फोटोज है तो मैं यहाँ के प्रिंसिपल को देने वाला था पर किसी कारणवश नहीं दे पाया, और रही बात ऐसे पकड़ने की तो जैसे एक स्टूडेंट टीचर को ऐसे नहीं पढ़ सकता वैसे ही कोई टीचर भी कोई स्टूडेंट को ऐसे नहीं पकड़ सकता। आई मीन कल आप भी एक लड़की को ऐसे ही पकड़कर खींच रहे थे। ये सुनते ही सुनील सर की हकलाने की आवाज आती है, ये तुम क्या कर रहे हो। ये सुनते ही सनाया को एक हाथ से कमर पकड़ते हुए उन्हें मोबाइल में कुछ दिखाता है तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जो वह एक लड़की को परेशान करने के लिए और उसे करीब खींचे थे। उसे समय तो पीयूष उन्हें छोड़ दिया था पर फिर से ये देख मजा चखाने का सोचा था। वही सुनील ये देखते ही वो हड़बड़ा जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें क्या लग रहा है तुम ये सब करके मुझे परेशान कर रहे हो, मैं भी तुम दोनों की फोटो खींच सकता हूँ कि तुम यहाँ मैम के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हो। ये सुनते ही पीयूष मासूम से चेहरा बनाते हुए सनाया से बोलता है, मैमा क्या मैं सच में मैंने आपको ऐसे पकड़ा, ये कह वह उसे और पास खींच लेता है। फिर उसे खुद के करीब खींचते हुए बोलता है कि हमने आपको इतने पास लाया और उसके गाल पर किस करते हुए बोलता है, और क्या मैंने आपको किस की। ये सुन तो सुनील की आंखें ही बड़ी हो जाती है। वही सनाया जो अभी सामने सर और उसे लड़की की फोटोज देखी थी वह सुनील को गुस्से में घूरते हुए बोलती है, नहीं तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सुनते ही सुनील के माथे पर तो पसीने आ जाते हैं। तभी पीयूष बोलता है, अब यहाँ से चुपचाप फूटिए। आइंदा से किसी लड़की के साथ ऐसी बदतमीजी करते दिखा ना तो फिर कॉलेज से ऐसा गायब करवाऊंगा कि फिर कभी दिखोगे नहीं और किसी जगह काम करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही सुनील उसे उंगली दिखाते हुए बोलता है, तुम्हें तो मैं देख लूंगा, ये बोल चला जाता है। उनके जाते ही पीयूष हंसने लगता है। तभी सनाया उसे खुद से दूर धकेल वहां से चली जाती है। ये देख पीयूष बोलता है, ये तो हद हो गई, यह बोल उसके पीछे चला जाता है। वही क्लास में प्रोफेसर के चले जाने के बाद परिधि शिवी से बोलती है, शिवी तुझे क्या हुआ है, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। ये सुन शिवी अपने बुक को बैग में रखती है और वहां से निकल जाती है। जानवी ये देख अपने बुक जल्दी जल्दी उठा उसके पीछे भागती हैं और बोलती है, शिवी मेरी बात तो सुन। ये कह वह उसका हाथ पकड़ लेती है तो शिवी भी उसका हाथ झटकते हुए बोलती है, मैं बोल रही हूँ ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी है तो क्यों तुम मुझसे बात कर रही हो। ये कह वह उसका हाथ फिर से हाथ झटकती है आगे चली जाती है। पता नहीं क्यों पर परिधि को शिवी का ऐसा बर्ताव अच्छा नहीं लगा। वही उसकी आंखों से आंसू आ जाता है। वही शिवी जो कुछ देर आगे चली जाती है।
और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि आखिर वह क्यों उस पर इतनी गुस्सा हो रही है, तो वो पीछे जाती है और उससे तेज आवाज में बोलती है, अच्छा सॉरी। ये सुन परिधि उसे नम आंखों से देखते हुए बोली, तुम मुझे मेरी गलती तो बता दो, तुम्हें पता है प्रिया और आन्या से मेरी दोस्ती तो थी, पर हम इतने क्लोज नहीं है क्योंकि हमेशा से हमारा सब्जेक्ट अलग था, तो हम ज्यादा मिल नहीं पाते थे। तब तुम्हारे साथ में इतने महीना से हूँ और मुझे एक अलग अटैचमेंट हो गई है और अचानक तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। ये सुनते ही शिवी भी एक गहरी सांस लेकर बोलती है, वह मेरा मूड कुछ ठीक नहीं था। ये कह वह उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, चलो चल कर देखते हैं कि हमारी भाभियां क्या कर रही है। ये सुन परिधि भी अपने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर उसके साथ चली जाती है। वही थोड़ी देर बाद सभी फिर से अपने क्लासेस में जाते हैं, तभी वहां पर प्रिंसिपल आते हैं। प्रिंसिपल को देख सभी खड़े हो जाते हैं। तभी उन्हें वहां पर किसी की चलने की आवाज आती है। सभी सामने देखते हैं तो एक बेहद खूबसूरत सी लड़की, जिसने इस समय एक कुर्ती और जीन्स पहनी हुई थी और उसके स्ट्रेट बाल उसके ऊपर बिखरे हुए थे। उसके चेहरे की खूबसूरती का एक अलग ही नूर थी। देखने में भला की खूबसूरत सभी उस लड़की को ही देखने लगते हैं। तभी प्रिंसिपल उधर बैठने का इशारा करते हुए बोलते हैं, तो इनसे मिलिए, यह है आपकी प्रैक्टिकल टीचर मिस निया ओबरॉय। ये सुनते ही सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं। वही निया की नजरें तो किसी और को ही ढूंढ रही थी। वह चारों तरफ नजरें घुमाती है तो उसकी नजर एक लड़की पर यानी कि आन्या पर टिक जाती है। आन्या और प्रिया दोनों ही एक दूसरे से कुछ खुसुर फुसुर कर रही थी। तभी प्रिंसिपल तेज आवाज में बोले, मिस आन्या। ये सुनते ही आन्या उठकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, जी सर। ये सुनते ही प्रिंसिपल घूरते हुए बोला, ये आप लोगों ने सुना नहीं, यह है आपकी प्रैक्टिकल टीचर। ये सुनते ही आन्या की नजर भी निया पर पड़ती है तो वो उसे देखते ही रह जाती है और वह प्रिया से धीरे से बोलती है, यार बड़ी खूबसूरत सी बाला कौन है। ये सुनते ही प्रिया बोलती है, ये निया, अभी तो बताया सर, हमारे प्रैक्टिकल टीचर। ये सुनते ही आन्या आंखें बड़ी कर, यार ये तो कितनी कम उम्र की लग रही है और यह प्रैक्टिकल टीचर है। तभी प्रिंसिपल सर निया के बारे में कुछ बताते हुए बोलते हैं, तो आज से आप सभी की लगभग एक पीरियड उनके साथ प्रैक्टिकल थियोरेटिकल जो भी होगा यही आप सभी को देखेगी। तो आप सभी अपना ग्रुप बना लीजिए। यह एक दिन में 10 लोगों के ग्रुप को एक पीरियड में अटेंड करेगी। ये सुन सभी यस सर बोलते हैं। वही निया वहां खड़ी होकर अपना इंट्रोडक्शन देती है, पर उसकी नजरें सिर्फ आन्या पर ही थी। वह मन ही मन में बोलती है, तुम तक मैं पहुंच ही चुकी हूँ आन्या कपूर। उम्मीद नहीं थी, यहाँ तक आना आसान नहीं थी मेरे लिए। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल थी। वहीं आन्या इन सब से अनजान उस लड़की की खूबसूरती की तारीफ में गुम थी, जो लड़की शायद उससे उसका सब कुछ छीनने की उम्मीद में यहाँ आई थी। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में सभी अपने बैठे वक्त को कर रहे थे, तभी शुभम वहां पर ताली बजाते हुए सभी को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए बोलता है, हेलो गाइस।